I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को दबा करके बाकायदा सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस एपिसोड में हम हिंदू राष्ट्र दर्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सावरकर ने क्या कहा है इस पर बात करेंगे। सावरकर का कहना यह है कि हजारों साल में 5000 साल से वैदिक दौर से यहाँ के जो लोग थे उनके रिलीजन में और उनके रेसेस में और कल्चर में एक यूनिट बन गए और इस तरह से आज वो एक हिंदू नेशन बन चुका है। इसको धक्का उस वक्त लगा जब 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार में मराठा हार गए अंग्रेज़ों से और सेकंड एंग्लो सिख वार में 1848-49 में सिख हार गए। लेकिन बहरहाल हिंदुओं की अंग्रेज़ों की असल जंग हिंदुओं से थी, खूनी जंग थी, ब्लडी वार मुसलमानों से बहुत कम थी। सिर्फ 1757 में कुछ हुआ था लेकिन असल जंग वही थी। तो हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने दो स्ट्रेटजी बनाई में। एक तो यह है कि वेस्टर्न एजुकेशन लाया जाए। लॉर्ड मैकाले का कहना ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करके ये हिंदू जो हैं जल्द ही क्रिश्चियन बन जाएंगे और मुसलमान इस वेस्टर्न एजुकेशन से आमतौर से दूर रहे। दूसरी स्थिति ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाए जिसके ज़रिए से हिंदू नेशनलिज्म का जो दौर चल रहा है उसको कमज़ोर किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। वो कहते ये हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन के ज़रिए हिंदू नौजवानों में पेट्रियटिज़म का जज्बा बढ़ा, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा बढ़ा और उन्होंने कहा कि भी एक कॉमन ज्योग्राफी में जो लोग रहते हैं वो सब यहाँ के नेशनल हैं और रिलीजियस या कल्चर या लिंग्विस्टिक लिसानी जो फ़र्क है वो इग्नोर करने का है, वो ऐसे ख़ास चीज़ नहीं है। उसके उनके सामने बरतानिया की, अमेरिका की मिसाल थी। लेकिन सावरकर कहते ये हैं कि नेशनलिटी जो है, इंडियन नेशनलिटी का कंसेप्ट में जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे रिलीजन का एक होना, कल्चर का एक होना और उसको अहमियत नहीं दी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और इसका मेन मकसद ये था कि हिंदू नेशनलिज्म के रिवाइवल को रोका जा सके। मुसलमानों के से उन्होंने अलग रखा। अंग्रेज़ ये समझते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान में यूनिटी हो गई तो हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको मुसलमानों को दूर रखने की कोशिश की। सावरकर ये कहते ये हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे वेस्टर्न एजुकेशन हो, बहरहाल इससे हिंदुओं को फ़ायदा हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस से फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुओं के अंदर यूनिटी के फ़ायदे महसूस हुए और हिंदू धर्म का कंसोलिडेशन हुआ और उनके जो रीजनल या लिंग्विस्टिक जो फ़र्क था, इख्तलाफ था, डाइवर्सिटीज़ थी, उसको रिड्यूस करने का, ठीक करने का मौका मिला और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए काम करने का उनके अंदर शऊर, कॉन्शसनेस जागा और उनके अंदर ये हुआ कि एक सेंट्रल स्टेट के लिए हमें एक कॉमन पॉलिटिकल गोल हमारा होना चाहिए। इसके अंदर उनके अंदर ये इसका कॉन्शसनेस जागा। दूसरी तरफ मगरबी तालीम से फ़ायदा ये हुआ कि 2 जनरेशन तो लॉस्ट हो गई, वो उन्होंने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, लेकिन उसके बाद जो है हिंदू
नौजवानों को, हिंदू लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। वेस्ट से उनका कांटेक्ट बढ़ा और उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सावरकर कहते हैं कि कॉमन नेशनलिटी, असल चीज़ है कॉमन नेशनलिटी। टेरिटोरियल यूनिटी जिसकी कांग्रेस कोशिश कर रही थी वो नाकाम रही। वो कहते ये हैं कॉमन नेशनलिटी के लिए रिलीजियस, रेशियल और कल्चरल यूनिटी बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। इसको नहीं समझने की वजह से कांग्रेस नाकाम रही और कहते ये हैं कि मुसलमान उसमें शामिल नहीं हुए। अब हम इस पे दो बातें कहना चाहेंगे नेशनलिज्म के बारे में। आज दो तरह का नेशनलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है सारी दुनिया में। एक है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म जो है ये है यहाँ डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया जाता है और इसमें इस डाइवर्सिटी के एहतराम के साथ टॉलरेंस आता है कि अलग अलग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग कल्चर्स हैं, अलग है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी स्ट्रेंथ की बात है। नेशनलिज्म की दूसरा जो चीज़ चल रही है वो कल्चरल नेशनलिज्म है। कल्चरल नेशनलिज्म में यह है कि एक कल्चर है, एक ही कल्चर है जो चलना चाहिए और सुप्रीम है और उसी की बात चलनी चाहिए। अब भारत को देखें, भारत में ऑफिशियली 8th शेड्यूल के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा 100 लैंग्वेजेस और हैं और हज़ारों बोलियां हैं। रिलीजन के लिहाज से देखें 20% यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में, और यहाँ के लोगों का कल्चर भी अलग अलग है। तो असल चीज़ जो है होमोजेनिटी इज़ ए लिमिटिंग कंसेप्ट जो कल्चरल नेशनलिज्म में है, और समाज की डाइवर्सिटी जो है वो एक फैक्ट है जो एक लिबरल नेशनलिज्म में होता है। यहाँ पर हम नेशनलिज्म के कंसेप्ट पर कोई बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा जो हम टॉपिक हमने चुना है वो ये है कि कांग्रेस और हिंदू महासभा में नाराज़गी क्यों थी, क्या इख्तलाफ था। तो दो चीज़ें हम बताना चाहेंगे। हरिपुरा सेशन में, हरिपुरा गुजरात सूरत में है, 1948 के इजलास में ये फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को हम अपने से अलग करेंगे, ये बिल्कुल अलग लोग हैं। और इसमें आप बता दें कि इसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनाए गए, प्रेसिडेंट रहे, और गुजरात में हुआ था, इसलिए सरदार पटेल उसका पूरा इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, सावरकर का बहुत रिएक्शन हुआ और 1938 के सेशन में उन्होंने कहा कि हमको कॉमनल कह दिए, नापसंदीदा कह दिए। ये कांग्रेस जो है हिंदुओं की वजह से इतनी आगे बढ़ी है, तो हिंदुओं को उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि उनका दिमाग दुरुस्त हो जाए। और उन्होंने नारा दिया कि बायकॉट किया जाए कांग्रेस का, जिससे इनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस को टिकट पर वोट न दिया जाए, सिर्फ वोट फॉर कन्फर्म और पक्के हिंदू को देना चाहिए। ये आज भी बहुत से लोगों का स्टैंड है। ये दूसरी कांग्रेस की वजह नाराजगी की वो खिलाफत तहरीक का साथ देना था कांग्रेस का। सावरकर की नाराजगी इसमें बहुत ही आज तक है। सावरकर कहते ये हैं कि 1939 के इजलास में सावरकर ने कहा कि गांधी जी की डिक्टेटरशिप में कांग्रेस ने तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और दीगर के प्रोटेस्ट के बावजूद खिलाफत मुहिम का साथ दिया। इसमें उन्होंने जिन्ना का नाम नहीं लिया। जिन्ना जो है वो नागपुर के कांग्रेस का इजलास छोड़ के चले गए, खिलाफत की हिमायत के खिलाफ है वो। अब सोचे कि हम गांधी जी की क्या सोच थी। गांधी जी की सोच ये थी कि मुसलमान इस वक्त परेशानी में है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 से लेकर 18 में 1918 तक में तुर्की हार गया
اور ترکی میں خلافت قائم تھی. مسلمانوں کو یہ فکر ہوئی کہ سیکرڈ پلیسز جو ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ہولی پلیسز ہیں، وہ خلیفہ کے انڈر میں رہنا چاہیے. دوسرا ڈیمانڈ ان کا یہ تھا کہ خلیفہ کو اتنی ٹیریٹری ملنی چاہیے جس سے کہ وہ کام کر سکے، رہ سکے. خلافت موومنٹ کا ڈیمانڈ نہیں تھا کہ انڈیا میں خلافت قائم کی جائے، اور نہ گاندھی جی نے یہ ویسی بات کہی. گاندھی جی نے ان کا ساتھ دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ آپ کا جو بھی موومنٹ ہوگا وہ نن وائلنٹ ہوگا، اور انہوں نے مانا اس کو. اور گاندھی جی اس وقت نن کوآپریشن موومنٹ چلانے والے تھے، چلا رہے تھے. ان کو چاہیے تھی لوگ ماسز کی حمایت. اب پہلی بار علماء کا ساتھ دینے کی وجہ سے، مسلمانوں کی ساتھ دینے کی وجہ سے لکھا ہے لوگوں نے، ہسٹری میں لکھا ہے انڈین موومنٹ کے، کہ پہلی بار کانگریس کا موومنٹ ماس موومنٹ بن گیا. ایک بہت اور بات کہنا چاہتے ہیں، یہ خلافت موومنٹ زیادہ دیر نہیں چلا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں. اگر ویٹیکن پر کوئی حملہ ہو جائے، خدا نہ کرے، تو کرسچنس کیا کریں گے؟ رومن کیتھولک کیا کریں گے؟ اور کیا اس میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ دوسری طرح سمجھیے. شنکراچاریہ نے 4 مٹھ قائم کیے تھے، آج بھی ہے وہ بھارت میں. اور کسی ایک مٹھ پہ اگر کچھ ہو جائے تو ہندو کیا کریں گے؟ امریکہ، برٹن، فرانس میں رہنے والا ہندو بھی زبردست پروٹیسٹ کرے گا. اگر مسلمان اس کا ساتھ دیں گے تو کوئی خراب بات ہو جائے. علماء کے گاندھی جی کا ساتھ دینے میں علماء 0.01% بھی ہندو نہیں ہوئے، یا گاندھی جی نے جو علماء کو اپنے ساتھ کیا تو 0.01% بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. ان کی کتاب ہے ہندو دھرم پر، ہم نے پڑھی ہے. وہ ایک پکے سناتنی ہندو تھے، ہندو رہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی مخالفت جو آج تک ہے خلافت موومنٹ کو ساتھ دے دیا، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. سبھاش چندر بوس کی بات لے لیں. سبھاش چندر بوس نے فارورڈ بلاک قائم کیا. ساورکر نے کہا کہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جو ہندو کاسٹ کے خلاف کام کرتی ہیں، ایک کانگریس، ایک فارورڈ بلاک. سبھاش چندر بوس تو ہمیں بہت پیارے ہیں، بڑی بڑی پرتیما اور اسٹیچو بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو سوچ تھی، کیسے انہوں نے انڈین نیشنل آرمی کو چلایا انہوں نے، اور اس میں کتنے مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہر سطح پر، ہر لیول پر. اس سے یہاں کے جو ہندوتو کے لوگ ہیں، جو ساورکرائٹ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کی تعریف اور کچھ چیزوں کا نکارنا، کچھ پالیسی کچھ سیکھنا چاہیے. لاسٹ میں ہم کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بارے میں بات کریں گے. 1942 میں برٹن نے سر اسٹیفورڈ کرپس کو انڈیا بھیجا. ان کا مقصد یہ تھا کہ وار چل رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم جاری تھی. اس میں انڈینس کا سپورٹ حاصل کیا جائے برابر، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو ڈومینین اسٹیٹس دے دیں گے. ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ فل سیلف رول ہم دے دیں گے اس کے بعد، لیکن ابھی نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے. انہوں نے اس کا وعدہ کیا. وہ چاہتے تھے کہ ساورکر نے ڈومینین اسٹیٹس کی حمایت کی. لیکن کرپس نے ایک بات اور کہی مسلم لیگ سے کہ آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ یونین جو بنے گی، بھارت کی یونین، اس میں کوئی پروونس الگ ہونا چاہے تو الگ ہو سکتا ہے. ارے جناح صاحب خوش ہو گئے، انہوں نے بہت حمایت کی. ساورکر نے اس کی زبردست مخالفت کی. ساورکر کا کہنا یہ تھا کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو آزادی ہونی چاہیے، دوسری انٹیگریٹی ہونی چاہیے. اور کانگریس کے ساتھ سامنے کچھ ڈیمانڈس رکھے. ڈیمانڈس جو ہے کنونسنگ ہے. آج آپ سوچیے تو 80 سال ہو گئے ہیں، اس میں کچھ ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں ہوا. لیکن ہم بتا دیں، پہلا ان کا یہ تھا کہ کانگریس کو
भारत की इंटीग्रिटी, हिंदुस्तान बोलते थे वो, उनका इंटीग्रिटी पर गारंटी देनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि प्रोविंसेस को अलग होने का कोई अख्तियार नहीं होगा। जाहिर है दुनिया में कहीं नहीं होता, कोई गवर्नमेंट बन जाती है उससे इख्तियार अलग होने का। तीसरी बात ये थी कि लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी को और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनको उसी पोर्शन में जिनका उनका पॉपुलेशन है उसके लिहाज से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। और उनका ये भी था कि भाई हमको, हमारी तंजीम को हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन समझना चाहिए, हमारे बगैर बात बनाए, मर्जी के बगैर, मंजूरी के बगैर कोई चीज़ ना किया जाए। माइनॉरिटीज़ को राइट्स होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी होगी उसके लेजिटिमेट्स राइट्स को इंक्रोच नहीं किया जाएगा। और रेसिजुअरी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इसके अलावा दीगर पावर होंगे। कांग्रेस ने कहा रेसिजुअरी पावर्स प्रोविंसेस के होंगे और राइट टू सिसीड या ऑप्ट आउट इसका इख्तियार होगा, और बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस को ये भी हुआ कि इस वक्त ब्रिटेन कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने ट्रिप्स के और प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा नहीं था, उसके अंदर कुछ क्वालिफाइंग भी था कि ब्रिटेन की फ़ौज या अमेरिका की फ़ौज ज़रूरत पड़े तो यहाँ रहे, ताकि जो अभी जंग जारी है उस पर कोई इंडिया पे हमला होता है तो वो रहे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट इतना ज़बरदस्त था, लाखों करोड़ लोग उसमें शरीक हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को बैन कर दिया, पूरी लीडरशिप को कांग्रेस की गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने गवर्नमेंट का साथ दिया, इन्होंने मिलकर मिनिस्ट्री बनाई। बंगाल में मुस्लिम लीग तो नहीं थी उस वक्त फजलुल हक साहब थे, वो उनकी प्रीमियरशिप में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर रहे। और सावरकर कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा मुद्दत तक इन लोगों ने जहाँ मिल के काम किया, बहुत अच्छे से चले। तो ये तो अलग तजुर्बा है भाई। कहते थे जहाँ साथ नहीं बैठ सकते, दोनों कौमें मिल नहीं सकती, दोनों में कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, वो सावरकर के मुताबिक दोनों में इत्तेहाद हुआ और रहे। इस तरह से हम देखते हैं कांग्रेस ने इस पर बहुत उन पर इल्ज़ाम लगाए कि ये पोस्ट चाहते हैं, लेकिन सावरकर ने कहा कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा, जो जहाँ पर है वहाँ रहे। इस तरह से हमारा ये आज़ादी का सफ़र जो मैंने सुनाया है आपको, सावरकर के रेजोल्यूशंस या स्पीचेस के ज़माने, वो एक तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में सावरकर मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं, इसको, ये टॉपिक खुद अलग है, इसलिए अलग से बात करेंगे। इसके बारे में, हमारे एपिसोड के बारे में राय दीजिए। आप हमसे डिफ़र कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।